इस लेक्चर में हम वही डायपोल मोमेंट से रेलेवेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे रेलेवेंट चीज़ों को हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो पिछला टॉपिक था उसके अंदर हम लोगों ने ये चीज़ अंडरस्टैंड की थी कि जो पोलराइजेबिलिटी है वो एक एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है, और उसी से हमने फिर पोलराइजेबिलिटी टेंसर को डेवलप किया था। आज जो है इससे आगे हम अलाइनमेंट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स को देखेंगे। दो तरह के आप याद रखें कि हमारे पास जो है ना मॉलिक्यूल्स या एटम्स होंगे। एक वो जिनके पास कोई बिल्ट इन डाइपोल नहीं होगा, और दूसरे वो वाले होते हैं जिनके पास नेचुरली डाइपोल जो होता है वो एक बिल्ट इन हुआ होता है। तो जैसे आप अगर इसमें आप एग्जांपल देखें तो वाटर की एग्जांपल है आपके पास, और इस एग्जांपल के मुताबिक अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन एटम जो है वो अटैच हुए होते हैं, और इनके दरमियान जो एंगल था वो आप लोगों ने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा भी हुआ था, 105 डिग्री का होता है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल जिनके पास नेचुरली एक डाइपोल बना हुआ होता है हम पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है जी, पोलर मॉलिक्यूल। अब ये जो पोलर मॉलिक्यूल है इसको जब हम उठा के किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, ये हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें आप याद रखें कि इसके, अब अगर ये डाइपोल है तो फॉर एग्जांपल इसके नेगेटिव क्यू, और लेट से ये आपके पास पड़ा हुआ है पॉजिटिव क्यू, और इनके ये सेंटर पॉइंट है। जो दो चार्जेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको अगर हम एस कह दें, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ई को हमने अप्लाई किया हुआ है, तो एक फोर्स इस तरफ और एक फोर्स आपके पास इस डायरेक्शन में लगेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव एफ। इसमें याद रखिएगा कि हमारे पास जो पॉजिटिव एफ होगी इसकी वैल्यू होगी क्यू टाइम्स ई, और जो माइनस एफ है उसकी वैल्यू होगी माइनस क्यू टाइम्स ई। और अगर आप इनका टोटल टार्क को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जाहिर है जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं तो ये डाइपोल टर्न करेगा, गोल घूमेगा यूं, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो टॉर्क के लिए जब हम इसको मालूम करेंगे, और क्रॉस एफ है तो और क्रॉस एफ पॉजिटिव, और प्लस और क्रॉस एफ नेगेटिव, आपके पास ये चीज डेवलप होनी है। अगर आप इस एस आर को देखेंगे तो ये बेसिकली एस बाई टू है क्रॉस एफ, और एफ की जगह पर आप क्यू टाइम्स ई रखेंगे, और प्लस यहाँ पर आपने माइनस एस बाई टू, माइनस एस बाई टू का मतलब है अगर ये पॉजिटिव साइड है तो ये इसका माइनस साइड के लिए आएगा, और क्रॉस माइनस क्यू टाइम्स ई। तो जब आप इस सारे को सॉल्व करते हैं एस बाई और क्यू को, तो ये आपके पास क्यू एस क्रॉस ई आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इस डाइपोल मोमेंट को अगर हम देखें तो ये क्यू टाइम एस जो है ना, ये जिस तरह हम लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि दैट इज पी इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स डी, तो डी इज द डिस्टेंस, तो यहाँ पे हम आप उस डिस्टेंस को एस ले रहे हैं, दैट्स वाई ये जो एन होगा इसकी वैल्यू आपके पास डेवलप हो जाएगी और इसकी वैल्यू बनेगी पी क्रॉस ई। ठीक है, याद रखिएगा ये उसके लिए फॉर्मूला है जो कि पोलर डाइपोल्स पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास बिल्ट इन डाइपोल होगा। जब उनके ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो फोर्स जो उस फील्ड के नतीजे में उनके ऊपर लगेगी, उसके बाद ये अपने आप को अलाइन करेंगे टुवर्ड्स द एक्सटर्नल फील्ड, तो इस वजह से वहां पर एक टॉर्क आएगा और उस टॉर्क को हम इस तरीके से लेके आ सकते हैं। अच्छा, एक और छोटा सा यहीं पे क्वेश्चन होता है कि जी अगर ये वाली जो फोर्स है, ये फील्ड जो है, ये अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म हो, अगर ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहली बात तो ये होगी कि ये जो फोर्सेस हैं पॉजिटिव माइनस और प्लस, ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं होंगी, यानी एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेंगी, बल्कि एक नेट फोर्स होगी। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो आपके पास एक नेट फोर्स लगेगी,
इन एडिशन टू द टॉर्क। और इसमें जो है ना आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली एक्सट्रीमली रैपिडली जो है वो उसके अंदर वेरिएशन आएंगी मॉलिक्यूल्स के ऊपर, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मेजर कंसिडरेशन में हमारे पास नहीं होंगी कि हम उसके बिहेवियर को देख सकें। सो हम यहाँ पर जो है ना नॉन यूनिफॉर्म के लिए फॉर एग्जांपल अगर हमें करना पड़े तो हम फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव एफ प्लस माइनस एफ, इसको हमने लिखा कि Q टाइम्स E प्लस माइनस E माइनस। अब ये जो E प्लस माइनस E माइनस है दैट इज द डिफरेंस। तो इसको हम यूं कर सकते हैं कि इस डिफरेंस को अगर हम यूं लिखें कि ये E प्लस माइनस E माइनस जो है दैट इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नजर आ रही है। और इसी वजह से हम इस डायपोल को हम सपोज करते हैं कि ये बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है। तो इसके स्मॉल चेंज की वजह से हम यहाँ पर इस टीई को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू बनेगी Q टाइम्स डी ऑफ ई। अच्छा, अब अगर हम इस डी ऑफ ई को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, हम इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अगर हम इस डी ऑफ ई को देखते हैं तो ये डी ऑफ ई कुछ इस तरीका कार से लिखा हुआ है कि डी ऑफ ई अगर फॉर एग्जांपल और एक्स एक्सिस हम देखते हैं सिंपल, तो इट इज बेसिकली डेल ऑफ ई डॉट एस। ये एक वेक्टर नोटेशन है, जैसे हम वेक्टर नोटेशन पहले पढ़ चुके हैं। एज अ होल हम इसको लिख रहे हैं। सिमिलरली इसी तरह इसका एक ई वाई भी होगा, ई जेड भी होगा, उनकी एक्सप्रेशन भी इसी तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो अगर हम इनको इन जनरल डी ऑफ ई को लिखें इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जी, तो इसकी जो फॉर्म बनेगी वो एस डॉट डेल ऑफ ई बनेगी। और एस डॉट डेल सॉरी एस डॉट डेल ऑफ ई बनेगी। और इसीलिए हम अगर इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर दें, यानी इसके साथ अगर हम चार्ज को मल्टीप्लाई कर दें इस एस के साथ, तो ये डी ऑफ ई जो है इसकी फॉर्म जो बनेगी वो पी डॉट डेल ऑफ ई डेवलप होगी। और अब ये एक परफेक्ट डायपोल के लिए जिसकी बहुत स्मॉल लेंथ हो, उससे हम उसके टॉर्क को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल डायपोल जो है उनके लिए ये फार्मूले थोड़े से टेक्निकल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके लिए आप इस तरीके कार से इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डायपोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है जिसको हम कंप्लीट करके ताकि हम डायपोल्स और इन चीज़ों से फारिग हो जाए, फिर इसके क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। वो है बेसिकली पोलराइजेशन। इस तरह का टॉपिक आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा, बस छोटी सी हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करते हुए फिर आगे निकल जाएंगे। अच्छा, अब इसमें आप लोगों ने ये याद रखनी है कि आपने जो अभी तक पीछे हम चीजें पढ़ के आए हैं उसमें हमने देखा है कि एक्सटर्नल फील्ड जो है वो किसी मॉलिक्यूल या एटम के ऊपर लगेगी, ठीक है, एक्सटर्नल ई, और उसका इफेक्ट होगा किसी एटम या मॉलिक्यूल्स के ऊपर। सो अगर हम अपने आंसर को यूं देखना चाहें कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, अब हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले लिया और उसको उठा के हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब हम मटेरियल लेके आ रहे हैं, इससे पहले हम एटम और मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे, अब हम उससे कोई मटेरियल बना रहे हैं और उस एटम या मॉलिक्यूल को उठा के हम किसी भी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हैं, उसके ऊपर फील्ड अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब इसमें मटेरियल दो तरह के होंगे, एक नॉन पोलर है और एक पोलर मॉलिक्यूल्स वाले हैं जिनके अंदर बिल्ट इन डायपोल्स अवेलेबल होते हैं। तो इनके लिए आपके पास डायपोल मूवमेंट जब बनेगा तो डेफिनेट सी बात है वहां पे एक एक्सपीरियंस करेगा वो टॉर्क को, और वो टॉर्क जो होगा वो फील्ड के अलाइन होगा। लेकिन याद रखिएगा कि जिस वक्त एज अ होल ये टॉर्क अप्लाई होगा और फील्ड के अलाइन अपने आप को अलाइन करना शुरू करेगा, तो इसमें ये भी हो सकता है कि जब हम थोड़ी सी थर्मल मोशन दें तो इनकी जो अलाइनमेंट है वो मोमेंटेरली डिस्टर्ब हो जाए या डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाए, तो कुछ वक्त के लिए डिसअपियर भी हो सकते हैं। तो इसलिए हाई टेम्परेचर्स के ऊपर जो जो हम जाएंगे तो उनमें ये इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे जो कि हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो जब इस मैकेनिज्म से हमें ये समझ आती है कि डायपोल जो है उन वो डायलैक्ट्रिक्स के अगर मटेरियल जो है उनको हम डायलैक्ट्रिक्स के तौर पर ले रहे हैं, तो वो जब हम उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो बेसिकली
पोलराइज्ड हो जाएंगे। अब पोलराइज्ड होने को हम मैथमेटिकली अगर कैपिटल P से रिप्रेजेंट करें तो ये बेसिकली होती है जी आपके पास डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो ये P क्या बनाएगा फिर, यानी आपने जो डाइपोल मोमेंट पहले स्मॉल p कैलकुलेट किया था, इसको अगर पर यूनिट वॉल्यूम से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपको पूरे मटेरियल के लिए पोलराइजेशन दे देगा, जो कि एक सिंपलेस्ट वे होगा। तो असल काम हमारा है, हमने पोलराइजेशन के लिए डाइपोल मोमेंट को मालूम करना है, उसकी पोलराइजेबिलिटी को मालूम करना है। जब हम उसको इन चीजों को मालूम कर लेंगे तो उसको पर यूनिट वॉल्यूम से जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हमें पोलराइजेशन दे देगा। तो इस तरीके कार से हम लोग पोलराइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है इससे रेलेवेंट, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ ताकि फिर आप इस टॉपिक में से हम बाहर निकल जाएं और अगले टॉपिक की तरफ मूव करें। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपके पास P1 और P2 है परफेक्ट डाइपोल्स, और एक की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से बनी हुई है और एक जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, दैट इज P1 और ये P2 है। इनके दरमियानी डिस्टेंस को आप R कहते हो। तो कहते हैं कि टॉर्क जो होगा P1 और P2 के ऊपर, P1 की वजह से P2 के ऊपर या P2 की वजह से P1 के ऊपर, वो क्या होगा, टॉर्क ऑन P1 ड्यू टू P2, व्हाट इज द टॉर्क ऑन P2 ड्यू टू P1। तो ये आपके पास दो टॉर्क्स जो हैं वो आप लोगों ने कैलकुलेट करने हैं। इसको अगर हम अब कैलकुलेट करने जाएं तो हम इसको किस तरीके कार से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों को अगर फील्ड को कैलकुलेट करना है तो आप फील्ड के लिए फील्ड ऑफ P1 ऑन एट P2 या ऑन P2, सो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये पहले हम इसकी फील्ड को कैलकुलेट कर लेंगे। और लेट्स से ये पॉइंट्स डाउनवर्ड है, और इसी तरह से जब आप टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क ऑन P2, तो टॉर्क ऑन P2 जो होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो बेसिकली P2 क्रॉस E1 होगी। ये E1 हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये P1 मल्टीप्लाइड बाय P2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब बनेगा, और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द पेज होगी, यानी इनवर्ड पेज होगी। अगर आप इसको टॉर्क की डायरेक्शन जिस तरह हम A क्रॉस B इज इक्वल्स टू C मालूम करते हैं राइट हैंड रूल से, तो आपको इस डायरेक्शन को देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है। सिमिलरली आप P2 के लिए भी जो P1 के लिए टॉर्क ऑन P1 है वो भी इसी वे में कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसके लिए यहाँ पर P1 होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, वो आप आधा पार्ट आपने खुद उसके साथ अटेम्प्ट करना है, तो इससे आपको टॉर्क की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि टॉर्क एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पर आके हमारा जो एक टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजेशन, और इससे रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो यहाँ पर आके हम अपने इस एक टॉपिक को एंड करते हैं, और इस एक टॉपिक की वजह से जो हमारा कंप्लीट काम था वो अब यहाँ पे आके एंड हो गया है।